देन इट इज़ रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई। तो इसके केस में जो रिहेबिलिटेशन या रिवाइवल के लिए जो एलिजिबल अमाउंट रहता है वो रहता है अप टू 25 करोड़। एंड अगर 25 करोड़ के ऊपर कोई केस मल्टीपल लैंडिंग वाला है, मल्टीपल जिसमें लैंडर्स या बैंक्स अवेलेबल हैं, उस केस में वो केस कहाँ पर होगा, सीडीआर के अंडर होगा। ओके। एंड जो अकाउंट होता है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, या फिर उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर उसको हम रिकवर कर सकते हैं। एंड जो आइडेंटिफिकेशन होती है अकाउंट की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ द EWS, दैट इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम। एंड अगर अमाउंट है जो लोन का वो 10 लाख रुपए तक है, जो एक्शन लिया जाएगा वो ब्रांच लेवल तक लिया जाएगा। बट अगर अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में जो ब्रांच है वो केस को कहाँ पर आगे नोटिफाई करेगी, टू द MSME कमेटी, यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटी है MSME की, जो स्टैंडिंग कमेटी है MSME की RO लेवल पर, ZO लेवल पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको आगे क्या करेगी, नोटिफाई करेगी। एंड ऐसा नोटिफाई कितने दिनों के अंदर करना है, विद इन 5 डेज, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिफाई करना पड़ेगा स्टैंडिंग कमेटी को एट RO लेवल, ZO लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि बैंक के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। एंड अगर जो नेट वर्थ है फर्म की, बोरोवर की, ठीक है, अगर उसमें पिछले साल की नेट वर्थ से 50% या उससे ज़्यादा का कमी आई है, इरोजन हुआ है, तो उस केस में बोरोवर को भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। एंड यहाँ पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के पास आएगा, रेफरेंस आएगा, तो रेफरेंस रिसीव करने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर जो रेफरेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है, उसको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा एंड कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं जहां पर सिंगल लेंडर है। ओके। एंड अगर कंसोर्शियम लोन है, यानी कि एक से ज़्यादा बैंक्स इन्वॉल्व है लैंडिंग में, तो वहां पर मेजॉरिटी चाहिए, कंसेंट चाहिए मेजॉरिटी का 75% चाहिए कंसेंट बाय अमाउंट, एंड 50% कंसेंट चाहिए बाय नंबर। ओके। तो अगर मैं ये कहूँ कि 10 करोड़ का केस है एंड 5 लेंडर हैं, 10 करोड़ का केस है एंड 5 लेंडर हैं, तो उसके केस में 7.5 करोड़ के वैल्यू के जो लेंडर्स हैं उनका कंसेंट, एंड 3 या उससे ज़्यादा जो लेंडर्स हैं उनका कंसेंट चाहिए, तो ही वो जो रिस्ट्रक्चरिंग की चीज़ है वो अप्रूव होगी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आप इस तरह से मानकर चलिए कि 5 बैंक हैं, ABCDE, जिन्होंने ये लोन दिया है। एंड इसमें जो लार्जेस्ट एक्सपोजर है हम ये मानकर चलते हैं C का है, ठीक है, जिसके आगे L लिखा है, इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर 10 करोड़ का लोन दिया है तो कह लीजिए कि 5 करोड़ इसी ने दिया है, ठीक है, बाकी सभी ने, किसने 1.5 करोड़, किसने 1 करोड़, इसी तरह से लोन दिया है। ओके। तो इस केस में अब A बैंक एक लेटर पास करता है, एक रेफरेंस लेटर देता है, जिसमें वो कहता है कि अकाउंट की कैटेगरी जो है वो SMA 2 हो गई है, यानी कि स्पेशली मेंशन्ड अकाउंट कैटेगरी 2 हो गई है। तो इसके स्टेटस के ऊपर जो लार्जेस्ट एक्सपोजर वाला बैंक है, या लीड बैंक जिसको हम कहते हैं, वो रेफरेंस देगा किसको, कमेटी को, वो रेफरेंस देगा कमेटी को। एंड ये रेफरेंस जैसे कि पिछले केस में 5 दिन में दिया गया था, उसी तरह से ये रेफरेंस भी जो है वो 5 डेज में ही दिया जाएगा। एंड जो कमेटी है वो फर्दर सभी जो क्रेडिटर बैंक्स हैं उनसे डिटेल मांगेगी, एंड ऐसी डिटेल उनको देने के लिए बैंक्स को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ओके, यहां पर लिख देते हैं 15 डे टाइम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि एक बार रेफरेंस आ गया कमेटी के पास तो कमेटी दोबारा से क्रेडिटर बैंक से पूछेगी एंड उनसे ओवरऑल असेसमेंट मांगेगी लायबिलिटी की। ओके, इसके लिए उनको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा। एंड उसके बाद विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपस में मीटिंग करके इनको डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इनको वायबिलिटी देखनी पड़ती है कि जो टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो है या नहीं है। ये ना हो कि 10 करोड़ तो ऑलरेडी इनका फंसा हुआ है, ये 2 करोड़ उसको या 1 करोड़ उसको और दे दें, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग कर दें, या फिर अगर 10 करोड़ का इसका 11 करोड़ बना हुआ है इंटरेस्ट लगाकर, उसकी दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको दोबारा से रीपेमेंट पीरियड दे दें, तो इससे इनको और लॉस ना हो, इसलिए इनको वायबिलिटी, जो टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी पड़ेगी। एंड अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, अगर ये डिसीजन में कहते हैं कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट था उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो जो अमाउंट तो है 10 करोड़ तक का, उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस को इन्होंने फुलफिल करना होता है वो करना होता है विद इन 20 डेज। एंड अगर 10 करोड़ अबव है, अगर बैलेंस जो है वो 10 करोड़ अबव है, तो उसमें जो टाइम होता है वो होता है
30 डेज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर कमेटी ये डिसाइड कर लेती है मीटिंग में कि उनको रीस्ट्रक्चर करना है, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलती है, तो उस केस में अगर 10 करोड़ तक का अमाउंट है तो 20 डेज का टाइम मिलता है इनको टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एंड अगर 10 करोड़ से अबव है तो 30 डेज का टाइम मिलता है। एंड इनको बोरर को नोटिफाई करना पड़ता है विद इन 5 वर्किंग डेज, ठीक है, कि उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ये जो जिम्मेदारी है या डिसीजन है वो लिया है। एंड जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये तो हो गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी है। अगर तो अकाउंट को रेक्टिफाई किया, यानी कि किसी तरह की खराबी थी उसको अकाउंट को रेक्टिफाई कर दिया, तो उसके लिए टाइम पीरियड रहता है 30 डेज का। ओके, यहां पर लिख देते हैं, और रेक्टिफिकेशन मैक्सिमम टाइम कितना होता है 30 डेज का। लेकिन अगर वहीं हम देखें कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है उन्होंने, तो उसके लिए 90 डेज का टाइम होता है।